और ये सारा जो अपर रेस्पिरेटरी हमारा जो छाती है, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। कभी कभी स्किन पे होता है, कभी जेनाइटल एरियाज़ में हो जाता है और कभी आँखों में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये नाक और हलक और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एज़ पर कमिटमेंट, मुल्क में ख़तरनाक वबा का ख़तरा, हुकूमत की तरफ से अलर्ट जारी। 28 अक्टूबर सन 2024 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हेल्थ एडवाइजरी रिलीज़ की है जो 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मैंने उसका थॉरली सारा रिव्यू किया है और उसके बाद जो चीता बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन अक्सरियत को नहीं पता होगा। डिफ्थीरिया एक ऐसी बीमारी है कि जो नॉस्ट्रिल्स, नाक, गले और ये वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स और ये सारा जो अपर रेस्पिरेटरी हमारा जो छाती है, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। कभी कभी स्किन पे होता है, कभी जेनाइटल एरियाज़ में हो जाता है और कभी आँखों में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये नाक और हलक और छाती पे इसके असरात मुरतब होते हैं। ये एक ऐसी इन्फेक्शस बीमारी है जिसका बचपन में टीका लगता रहा है बच्चों को, और अक्सरियत को इसके टीके लग चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे अभी भी बच्चे जिनकी रसाई वैक्सीन तक नहीं है, तो उनको नहीं लगा होगा। 28 अक्टूबर को जो मरासला हुकूमत ने रिलीज़ किया है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि इस बीमारी के असरात पाकिस्तान में नुमायाँ होने लगे हैं और इससे रिलेटेड डेथ्स भी होने लगी हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को ये मरासला जारी करना पड़ा। और मरासले में ये कहा गया है कि आने वाले सर्दियों और खुश्क दिनों में इस बीमारी के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये एक मोहलिक बीमारी है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन कवरेज की जाए। जिनको नहीं लगी, जो बच्चे 5 साल से कम है, उनको लगाने का सिलसिला दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। जो इन्फेक्टेड हैं उनको चेक किया जाए, केस रिपोर्ट किया जाए हुकूमत को भी, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर इस पे काम करें। जो डायग्नोस हो चुके हों केस, जो कंफर्म्ड हो, उनकी ट्रीटमेंट की जाए ताकि ट्रांसमिशन कम से कम हो सके और लोगों को इस हवाले से आगाही की जाए। और मेरा प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आपको जानकारी देना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने ये सारी बातें कही हैं, और उसके साथ जो आपको डिटेल्स मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये हैं। सबसे पहले कि ये मैंने आपको बता दिया कि इन्फेक्शस डिजीज़ डिफ्थीरिया बहुत ही मोहलिक बीमारी है और इससे गले, हलक, नाक और छाती पे मुज़िर असरात हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की वजह से अक्सरियत बची हुई है, जो बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं अंडर 5 इयर्स के, लेकिन जो नहीं हुए हैं वो अपनी वैक्सीनेशन, उनके पेरेंट्स जो हैं उनके वैक्सीनेशन करा लें। दूसरी बात ये कि फैलता कैसे है। ये फैलता है कि पर्सन टू पर्सन, यानी इंसान की छींके, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, ये सारी चीज़ों से ये एक से दूसरे जरासीम एक से दूसरे इंसान को फैलता है। उसके अलावा कोई और चीज़ आपने हाथ में टच की है और आपकी न्यू इस तरह लगा है, कोई भी चीज़, और किसी भी सरफेस पे किसी बच्चे को आपने गोद में उठा लिया और उसको वो उसी इन्फेक्टेड हाथों से आपने रब कर दिया, कांटेक्ट आ गया है, तो उससे भी फैल सकता है। या एक से दूसरे के कपड़े पहनना या टॉवल इस्तेमाल करना या सोप वगैरह इस तरह इस्तेमाल करना, इसमें भी मुमकिनात में से हैं। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपना अलग अलग रखें, और कभी भी किसी को खांसी है वो आए तो मास्क पहने और प्रॉपर जो बलगम वगैरह उसको डिस्पोज ऑफ करें। ये 2 से 5 दिन में ये एक जिस्म में जब जाता है तो 2 से 5 दिन का वक्त लगता है इसको अपने असरात बॉडी में दिखाने के लिए। और जब ये फैलने का इसका जो चांस है, यानी कम्युनिकेबिलिटी पीरियड, वो है तकरीबन 2 हफ्ते। यानी जब ये इजहार कर देता अपना, बॉडी में मैनिफेस्टेशन हो जाती है, उस वक्त से लेके 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बहुत सारे लोगों को फैला सकता है। तो और अगर क्रॉनिक कैरियर हो जाए, यानी ये कि वो तकरीबन सेटल हो जाए पेशेंट
क्लिनिकली, लेकिन ये है कि उसमें पैथोजन यानी ऑर्गेनिज़म अभी भी मौजूद है, तो वो 6 महीने तक कम्युनिकेबिलिटी उसकी होती है। तो इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक एक बैक्टीरिया है जो कि कम होता है, लेकिन अभी इस दफ़ा पाकिस्तान में आया हुआ है। और इसके रिस्क ग्रुप्स वही हैं कि जो आपने जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जो ऐसे अनहाइजीनिक या क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्कूल है, होटल्स हैं, पब्लिक गैदरिंग्स है, हॉस्पिटल्स हैं, ओपीडीज़ हैं, इस तरह के जो भी मसाजिद हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं और एरिया में एक ही मस्जिद है और सारे लोग वहीं पर आते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हैं। या कोई भी इस तरह का इबादत खाना या जमात खाना या कोई जहाँ पे लोग गैदरिंग होते हैं, इवेंट्स, शादी ब्याह के इवेंट्स भी, तो उसमें इस तरह की चीज़ें ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकती है। और इस सलाइवा से, थूक से, अगर आप कहीं थूक फेंक दें या छींकें, नज़ला जो होता है वो गिरता है, या आपके जो ज़ख़म है उसके ऊपर ये लग सकता है। और जो आप ये स्वाब लेते हैं, जो ये हेल्थ स्टाफ, अगर वो प्रॉपर तरीके से स्वाब ना ले, ग्लव्स पहन के और पीपीई पहन के, तो उसकी वजह से भी ये लोग ख़तरे की ज़द में आ सकते हैं इस इन्फेक्शन के हवाले से। अच्छा, इसके बाद इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या आएंगे? इसमें सबसे पहले जो हैं वो आपके सोर थ्रोट यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकें, बुखार और इस तरह की चीज़ें होने का ज़्यादा चांसेस हैं, यानी ये भी हो सकता है और ये सभी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा इसमें एक ग्रे लेयर बन सकती है, ये आपके यहाँ पे थ्रोट के ऊपर या नॉस्ट्रल्स में, जो एक बहुत ही वाज़े ग्रे लेयर होगी, यानी जिसको सुरमई कह सकते हैं कि सुरमई रंग की एक लेयर होती है, वो आ जाती है। और अगर वो लेयर स्लिप हो के ये वॉइस ट्रैकिया में यानी सांस की नाली में अगर चला जाए तो वो चोकिंग हो सकती है और चोकिंग की वजह से इमीडिएट डेथ हो सकती है। और इसके अलावा इसमें जो है खांसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, दरमियानी होती, बुखार बहुत तेज़ नहीं होता। और बाकी जो इसके दायमी असरात हैं, यानी आखिर में जाके जो असरात हो सकते हैं वो हार्ट पे हो सकते हैं और आपके दिल पे इसके पट्टे को अकड़ सकता है। दिल के पट्टे को अटैक तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक दूसरी कैफियत हो सकती है और जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। और सबसे कॉमन डेथ जो है वो मैंने आपको बताया कि वो जो मेम्ब्रेन जो होती है, वो लेयर जो होती है, वो अगर सांस की नाली में अगर गिर जाए तो वहाँ पे चोकिंग होगी और चोकिंग के बाद आपके पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। और इसमें जो है 2 किस्म के केसेस होते हैं, प्रोबेबल केस होता है और एक कंफर्म केस होता है। प्रोबेबल केस ये होता है कि आपको यकीन नहीं है, यानी टेस्ट वगैरह अभी तक जो अर्ली रिपोर्ट से उसमें से कोई ख़ास मदद नहीं मिली है। और जो कंफर्म केसेस हैं यानी वो डायग्नोसिस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इलाज दोनों का करना होता है। ये बात जहन में रखिएगा, कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है, चाहे हेल्थ केयर वाले देख रहे हो या कोई और देख रहा हो, ये बात जहन में रखिए कि कंफर्म या प्रोबेबल केस, डाउटफुल केस, दोनों में ट्रीटमेंट ज़रूरी है। क्योंकि अगर डाउटफुल केस बाद में कंफर्म हो गया तो वो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी पीरियड जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका होता है। और उसके बाद जो है अगर बाद में कंफर्मेशन के बाद ट्रीटमेंट की तो ऑलरेडी वो जो भी करीब के लोग हैं उनको इन्फेक्ट कर चुके होंगे। तो इसलिए कंफर्म्ड या डाउटफुल केस में ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने जो बातें पढ़ी हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हेल्थ एडवाइजरी जो आई है वो समझने की कोशिश की है और डिप्थीरिया के बारे में समझने की कोशिश की है, और इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं और इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी कितने दिन में ये एक्टिवेट होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी, कम्युनिकेबिलिटी पीरियड ये क्या है इसका, और इससे क्या क्या हमें असरात बॉडी में आ सकते हैं वो हमने समझने की कोशिश की, और कितना मोहलिक है वो भी हमने बता दिया है। अब बाकी आगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और क्या मेजर्स लेने चाहिए और वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। और जब तक ट्यून इन रहिए, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।